पूरे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी हमारे पास रेमेडीज जो हैं वो अवेलेबल है, और उन रेमेडीज के अंदर में हमने पहले देखा था कि हमें हमारे पास जो हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किन किन तरीकों से किया जा सकता है, और उन तमाम तरीकाकार के बाद हमने ये देखा कि क्या हुआ भाई, कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक तरीकाकार जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीकाकार जो था उसको वजह किया, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद देखा कि हमारे पास कौन कौन से डैमेजेस, हमारे पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है। उन रेमेडीज की भी हमने 3 किस्में थी, उनको मैं डिटेल में जाके पढ़ा, और फिर उन रेमेडीज में से हमने एक रेमेडी जो थी कॉमन लॉ की, वो डैमेजेस की भी पढ़ी। यहां पर अब हमारा एक एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल है कि डैमेजेस की कितनी किस्में होती हैं और डैमेजेस को हम लॉ ने कितने किस्मों में तकसीम किया हुआ है। नाउ डैमेजेस को लॉ ने हमारे साथ सेक्शन 73 डैमेजेस को कहते हैं कि जी डैमेजेस की एक किस्म है जिसको हम ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस वो होते हैं जो कि नेचुरली तौर के ऊपर किसी भी ब्रीच के अंदर पैदा हो सकते हैं। मैंने कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं कही थी, एक नॉर्मल सी बात थी, और ये वो चीज थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में मुझे नुकसान होगा तो ये कोई ऐसी मुझे कोई शिद्दत नहीं थी या ऐसी कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि मुझे उसको पहले से वजह करना बहुत जरूरी था। उसकी एग्जांपल हमारे पास बड़ी सिंपल सी है। वो कहता है जनाब नॉर्मली डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेजेस हैं जो कि नेचुरली तौर के ऊपर एक कोर्स ऑफ एक्शन में क्रिएट हो जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे 50 टन कॉटन दोगे 8,000 की, तुमने मुझे नहीं दी। अब जब मुझे तुम नहीं दे रहे तो आज मुझे मार्केट में 9500 की मिल रही है, तो 8,000 और 9500 का जो डिफरेंस है ये मेरे डैमेजेस है जो तुमसे लूंगा। ये कोई नॉर्मल सी डिस्कशन है, इसके लिए मुझे कोई स्पेशल कंडीशंस बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशल डैमेजेस के अंदर नॉर्म अच्छा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही किस्म के डैमेजेस मिले, ऑर्डिनरी डैमेजेस भी मिल सकते हैं और उसके साथ साथ आप स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं जहां पर पार्टी को लॉस हुआ लेकिन पार्टी को इस बात को पता था, उसको पता था जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि मेरे ये काम ना करने से लॉस हो जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने एक शख्स से कहा कि भाई मुझे टैक्सी चाहिए, आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी, वो टैक्सी लेकर उसने आपको पिक करना था, वो लेट हो गया, वो आपको टैक्सी नहीं ला सका, वो आपको पिक नहीं कर सका और आपको मजबूरन किसी और कन्वेंस के थ्रू जाना पड़ गया। सो कहता है अगर कोई इस तरह की चीज है तो आप उससे नॉर्मल डैमेजेस या ऑर्डिनरी डैमेजेस तो यही मांगेंगे कि तुम्हें मैंने 200 रुपया कहा था और तुम चूंकि मुझे पैसे नहीं पिक करने के लिए आए तो मुझे मजबूरी के तौर के ऊपर 300 रुपए के अंदर एक और मतलब के व्हीकल हायर करनी पड़ गई, तो 100 रुपया तो मुझे डैमेजेस मिलने चाहिए। ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। लेकिन इस बात को मैं अगर यूं मूव कर लूं कि मैं उसे ये कहूं कि भाई तुम्हारी गाड़ी मेरे पास पहुंचनी चाहिए, तुमने मुझे पिक करना है, पिक करके तुमने मुझे एयरपोर्ट पे लेके जाना है और एयरपोर्ट के ऊपर मेरी फ्लाइट है 9 बजे की, तुम मुझे 7 बजे पिक करोगे, 7:30 एयरपोर्ट छोड़ोगे, 9 बजे की मेरी फ्लाइट है और अगर मेरी फ्लाइट मिस हो जाती है तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। अब बेटा वो आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के या उस कन्वेंस के जो आपको एडिशनल चार्जेस हैं वही पे नहीं करेगा। अगर आप कहीं फ्लाइट मिस कर लेते हैं तो उस फ्लाइट के मिस करने की वजह से जो आपको दूसरी फ्लाइट पर एडिशनल पैसे या दूसरी फ्लाइट के लिए जो एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ी उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उसको इस बात का पता था कि मैंने इसको लेके जाना है, इसको एयरपोर्ट पहुंचाना है, इसकी फ्लाइट 9 बजे की है, फ्लाइट मिस हो सकती है, अगर फ्लाइट मिस हो जाएगी तो इसको नुकसान होगा। यहां पर हमारे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, मैं इसको यूं भी लेके चलता हूं। कभी कभार आप अगर किसी का एयर ट्रेवल हुआ हो तो हम नॉर्मल अपना बैग या अपना लगेज जो है वो बुक करवाते हैं। वो बैग या जब लगेज बुक होता है तो ये पीआईए की या एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि वो उस बैग या उस लगेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चीड़ फाड़ ना करे, उसको एहतियात से लेकर जाए और उसको प्रॉपर तरीके के साथ लोड और अनलोड करे। लेकिन बाद अगर अगर उसमें वो उसके साथ कुछ ज्यादती करता है, उसको चीड़ फाड़ देता है, उस बैग का बुरा हशर हो जाता है, तो हम उसके ऊपर उसे क्लेम कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी क्लेम है, हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस है। लेकिन अगर मैं उस बैग के ऊपर फ्रेजाइल का स्टिकर लगा देता हूं
तो ये फ्रेजाइल का स्टिकर लगाने का मतलब ये है कि अब दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि इस बैग में पड़ी हुई चीजें जो है उनकी नौयत फ्रेजाइल है, इसलिए इनको खसूसी तौर के ऊपर हैंडल विद केयर किया जाए, खसूसी तौर के ऊपर। तो अगर फ्रेजाइल के स्टिकर के ऊपर भी वो उसके साथ कोई ऐसा काम करते हैं, तो अब आप ना सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस बल्कि आप स्पेशल डैमेजेस की भी बात करेंगे कि जनाब मुझे स्पेशल डैमेजेस भी परफॉर्म किए जाए। सो स्पेशल डैमेजेस का मतलब ये हुआ कि ये वो डैमेजेस हैं जो हमने बता दिए हुए हैं। यहां पर उसने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए। उसने कहा आजम एक बिल्डर था और उसने कहा कि तुम ये घर कॉन्ट्रैक्ट करो और मुझे घर बना के दो 1 जनवरी को, चूंकि मैंने अपना घर बेच दिया हुआ है और मैंने ये घर फारग करना है। अब क्या हुआ, जब उसने उसको घर बनाया तो इतना बैडली उसने काम किया कि वो जो घर है उसको वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। तो अब यहां पर कहता है वो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कहेगा कि इस घर की दुरुस्तगी करो, बल्कि एट द सेम टाइम जो उसको दूसरे शख्स का किराया मूव होना था, जो उसको किराया मिलना था, वो भी उसका नुकसान है, दैट ही ऑल्सो हैज टू पे। हमारे पास हमारे एक क्लाइंट थे यूके के अंदर, उन्होंने अपना एक घर परचेज किया, यूके के अंदर परचेज किया, और परचेज करते वक्त उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे आप इस दिन को मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं और मैंने यहां पर अपनी फैमिली के साथ फलां डेट को पाकिस्तान से लंदन पहुंच जाना है और मैं अपनी फैमिली के साथ इन दिनों में इस घर में शिफ्ट होऊंगा। किसी बिना के ऊपर वो जो शख्स था वो पेमेंट लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद उस वक्त तक घर वेकेट नहीं कर सका। तो फिर उसके साथ जो हमने उसको सोल्यूशन फॉरवर्ड किया वो ये किया कि जब तक वो जो पाकिस्तान का हमारा क्लाइंट था उसकी फैमिली वहां मौजूद है, उसको वो 5 स्टार होटल की जो अकोमोडेशन है उसका वो खर्चा बर्दाश्त करे और उसको वो वहां पर मूव करवा ले। सो दैट इज द वे द थिंग्स दे मूव ऑन। 1 मिनट बंद कर दो। अरफान क्लास में। तो कहता है, खोल दिया। वो कहता है कि जनाब वहां पर फिर उन्होंने उसको, चूंकि हमने पहले बताया था, हमने उसको प्री इन्फॉर्म किया था, तो चूंकि आपने प्री इन्फॉर्म किया हुआ था तो ही हैज टू गिव द अकोमोडेशन, और उसने वो 15-20 दिन के लिए 5 स्टार होटल की अकोमोडेशन दी जब तक कि वो उन्हें घर दे ना सका। आजम ने बाबर को, एक कॉमन कैरियर को, एक मशीन डिलीवर की और उसे कहा कि ये चीज जो है, ये मशीन जो है फौरी तौर पे पहुंचा दो, चूंकि ये फौरन पहुंचानी बहुत जरूरी है, रास्ते में रुकना ना, इसको अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट पहुंचाना चाहिए। बाबर ने उसको पहुंचाने में फिर भी एक अन अनरिजनेबल डिलेस कर दिए। अब कहता है यहां पर ना सिर्फ उसका जो मशीन को जो वहां ना पहुंचाने के ऊपर या लेट पहुंचाने के ऊपर जो उसको खौफत तो ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और जो उसका लॉस हुआ, चूंकि उसने इस बात को पहले बड़ी क्लैरिटी से बताया था कि इसको वक्त मुकर्रा पे पहुंचाना, और मैंने हम पीछे पढ़ के आए हैं टाइम इज द एसेंस, यहां पर टाइम इज द असेंस। अगर इस तरह की जगहों के ऊपर हम के बता दें कि ये चीज फ्रेजाइल नेचर की है, हम बता दें कि इसको यहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है नहीं तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, तो बेटा ये ऑर्डिनरी कोर्स का लॉस नहीं है, ये स्पेशल किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर भी अगर आपने फॉलो ना की तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम स्पेशल डैमेजेस कहेंगे, और इन डैमेजेस को क्लेम करने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने उसको ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। तीसरी किस्म के डैमेजेस को हम एग्जाम्पलरी या विंडिकेटिव डैमेजेस कहते हैं। ये वो डैमेजेस होते हैं जो कि पनिश करने के लिए हैं रॉन्ग डूअर को, इसका कंपनसेशन से दर हकीकत कोई ताल्लुक नहीं होता। कोर्ट ये समझती है कि तुमने कंपनसेट क्या करना, लेकिन जो तुमने गलत हरकत की है उस गलत हरकत के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें तकलीफ जरूर पहुंचानी चाहिए, तुम्हें सजा जरूर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने शादी का वादा करके ब्रीच कर दिया, वेयर डैमेजेस कैन बी कैलकुलेटेड, तो फिर अब जो मेंटल तकलीफ हुई है उसको, इस किस्म के हालात के ऊपर, या अगर बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया और रॉन्गली डिसऑनर कर दिया, और उसके रॉन्गली डिसऑनर होने से मुझे मेरी मेरी जो मार्केट की रिप्यूट थी वो सफर हुई, तो मैं यहां पर उसको गुडविल हर्ट करने के डैमेजेस जरूर क्लेम करूंगा। आप देखेंगे विंडिकेटिव डैमेजेस तकरीबन हर केस में होता है। जब भी कोई किसी पे इल्जाम लगाता है तो वो एक तो उसके ऊपर स्पेशल डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस या आउट करते करता है, साथ में ये कहता है कि जनाब मैं इसके ऊपर, मैं अपनी गुडविल को हर्ट हुई है और मेरी रेपुटेशन हर्ट हुई है, तो मैंने 2 अरब रुपए का उसका भी हर्जाना इसको भेज दिया। तो ये बेसिकली जब हम गुडविल को हर्ट करने के चक्कर में, या हम ये समझते हैं कि इसने मेरी नेक नामी को, मैं इसको अगर
किसी चीज ने अगर आपकी गुडविल को अफेक्ट किया है, किसी चीज ने आपको मेंटल स्ट्रेस या स्प्रेन दी है, यहां पर हम जो उसकी मॉनिटरी कंपनसेशन मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडिसिटिव डैमेजेस या एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ठीक है जी। नॉमिनल डैमेजेस वो होते हैं जिनका अगेन ताल्लुक जो है वो किसी भी लॉस से नहीं होता। नॉमिनल डैमेज आर अवॉर्डेड वेयर द इंजर्ड पार्टी सस्टेन डैमेज ऑफ शॉर्ट बट नॉट ऑफ सब्सटेंशियल नेचर। जहां पर ब्रीच टेक्निकल है और इंजर्ड पार्टी जो है वो अपना काम परफॉर्म नहीं करना चाहती, जहां पर इंजर्ड पार्टी को एक्चुअल लॉस तो कोई नहीं हुआ, ना ही उसको प्रूव कर सकी, और जहां पर जो लॉस है वो डैमेज है वो इंजर्ड पार्टी को ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ इंजर्ड पार्टी। तो उसने कहा कि नॉमिनल डैमेज आर अवॉर्डेड विद इंजर्ड पार्टी सस्टेन डैमेजेस ऑफ अ शॉर्ट बट नॉट ऑफ सब्सटेंशियल नेचर। एग्जांपल देख के चलते हैं। आजम ने प्रॉमिस किया कि वो सीमेंट की बोरी बाबर को 200 की बेचेगा, आजम ने सप्लाई ना की। एट द टाइम ऑफ ब्रीच मार्केट रेट ऑफ सीमेंट आज भी सेम है। अब मेरा लॉस तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सर इसकी हरकत तो बुरी है ना, मुझे नुकसान किया, इसने मुझे फायरिंग की, मैं बच गया, लेकिन इस खबीज को अंदर तो करें। मुझे इसने आज एग्रीमेंट किया, मेरे साथ धोखा किया, मैं धोखा होने से बच गया, ये किसी और से भी धोखा कर सकता है। तो यहां पर नॉमिनल डैमेजेस उस वक्त मांगे जाते हैं जिस वक्त हम कहते हैं कि मुझे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस शख्स को मैं इबरतनाक या इसको मैं कोई ऐसी सजा जरूर दूं कि ये दोबारा इस तरह की भयानक और बेहंगम हरकत करने की कोशिश ना करे। डैमेजेस फॉर द इनकन्वीनियंस एंड अनईजनेस। और भाईजान बाद दफा हम कहते हैं जनाब आपकी वजह से मेरी आम जिंदगी के अंदर बड़ी तकलीफ हुई है, तो मुझे इस इनकन्वीनियंस के डैमेजेस दें। यहां पर ये इस तरह के इनकन्वीनियंस के डैमेजेस कब मांगे जाते हैं? मैंने फ्लाइट बुक करवाई और मुझे फ्लाइट बुक करवाकर अगली फ्लाइट जो थी उसको मुझे 3 घंटे का कहा गया कि मैं 3 घंटे के साथ अगली फ्लाइट कनेक्ट होकर चला जाऊंगा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि अगली फ्लाइट में तो मेरा नाम ही डलवाया हुआ, और मुझे वहां पर 6 घंटे और वेट करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द इनकन्वीनियंस विच हैज बीन कॉज टू मी, और मैं इस इनकन्वीनियंस के ऊपर अपना क्लेम करने का राइट रखता हूं। ये मेरे साथ बिल्कुल वाकया हुआ। मेरी एक अमेरिका की फ्लाइट थी, मैं यहां से दुबई पहुंचा, कतर के ऊपर, हाँ दुबई से, मैं यहां से दुबई पहुंचा। जब मैं दुबई मैंने लैंड किया तो जो मेरी अगली फ्लाइट थी उसका मैंने बोर्डिंग पास मेरे पास मौजूद था। उन्होंने मुझे वहां पर फ्लाइट के ऊपर जाकर, जब मैं वहां पर अपनी एंट्री पर आया, तो उन्होंने कहा कि ये फ्लाइट तो फुल हो चुकी हुई है। मैंने कहा जनाब मैं वक्त से पहले आया हुआ हूँ, जाहिर सी बात है, मैं तो कनेक्टिंग फ्लाइट पे था, और मेरे लिए मेरे पास तो पाकिस्तान से बोर्डिंग का इसका मेरे पास बोर्डिंग पास भी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपका बोर्डिंग पास है। पहले तो उन्होंने मुझे गेड़ा कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो उन्होंने देखा कि ये बंदा जो है ये डाडा है, ये बात नहीं मान रहा, तो मैंने उन्हें कहा कि आई विल नॉट डू इट, मैं तो आपके एयरपोर्ट मैनेजर के पास जा रहा हूँ, मेरा ये बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास का मतलब ये है कि मुझे तो आपसे बोर्डिंग पास भी दोबारा नहीं लेना, और बोर्डिंग पास का मतलब ये है कि मैंने आपने लिखा हुआ है कि 40 मिनट्स पहले आना है। मैं पहुंच तो गया था दुबई, लेकिन मैं तो 2 घंटे 3 घंटे पहले का पहुंचा हुआ था, लेकिन चूंकि आई वाज बीइंग कैरिंग द बोर्डिंग पास, तो मैं जाके वहां पर क्यों बाहर खड़ा होता? मैं 40 मिनट्स पहले जब बोर्डिंग ओपन हुई है तो उधर गया। उन्होंने कहा जी हमने तो ये ज्यूम किया कि आप नहीं आए। मैंने कहा जी आपने कैसे ज्यूम कर लिया कि मैं नहीं आया? मैंने बोर्डिंग पास इशू करवा लिया था। कहां लिखा हुआ है बोर्डिंग पास के ऊपर कि मैं आपको इंटीमेट करूं? एक्चुअली वो गेड़ा करवा रहे थे। उनके पास फ्लाइट का जहाज बड़े से छोटा शिफ्ट हुआ था, तो उन्होंने किसी और पैसेंजर को, या जो कुछ ना कुछ पैसेंजर, सिर्फ मैं ही नहीं, 15-18 पैसेंजर्स को जो कि यूरोपियन नहीं थे, उन्होंने उनको बेसिकली मेवोटाई फील्ड शंट कर दिया, और जिनकी रेगुलर फ्लाइंग थी उनको उन्होंने अकोमोडेट कर दिया। या माइट भी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर उन्होंने जिसने आके बोर्डिंग को रीइंडोर्स करवा लिया उन्होंने उसको ओके कर दिया। जब मैंने वहां पे लड़ाई डाली तो फिर उनका जो इंचार्ज था वो मेरे पास आ गया। उन्होंने कहा जी कि आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मुझे इसी फ्लाइट में जाना है। उन्होंने कहा जी हम एक काम कर सकते हैं, और काम ये है कि हम आपको अगली जो 3 घंटे बाद अकोमोडेट कर देते हैं। मैंने कहा जी ठीक है मैं अकोमोडेट कर दें, लेकिन आई वांट द कंपनसेशन। मुझे तो बहुत मेंटल फटीक है इसकी वजह से, मेरी तो फ्लाइट भी अभी आगे 19 घंटे की फ्लाइट और पड़ी है। उन्होंने मुझे फिर $300 का एक वॉचर दे दिया। उन्होंने कहा ये $300 है, आप $300 तक के इस वॉचर से जब भी कभी ट्रैवल करना चाहें तो आप हमारा जो दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से एमरेट्स थी, एमरेट्स एयरलाइन की टिकट जो है वो आप हमसे फ्री ले सकते हैं। ये हम आपको बिकॉज ऑफ द मेंटल और फिजिकल इनकन्वीनियंस जो हमारी वजह से हुई है उसके कंपनी के तौर पर दे रहे हैं। और वो $300 की मैंने फ्लाइट जो थी वो कभी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैंने फिर ट्रैवल ही नहीं किया, और बाय चांस वो $300 एक साल के लिए मेरे पास एप्लीकेबल था, बट आई हैव नॉट यूज्ड इट। मकसद कहने की बात क्या हुई? ये क्या है? डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड अनइजीनेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी क्लॉज, इसके ऊपर स्टैंडर्ड हमसे बात करता है। वो कहता है जनाब कि ये क्या चीज होती है? व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अ सम व्हिच विल बिकम पेएबल बाय द पार्टी ऑन ब्रीच, दिस इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। बात दफा ऐसा होता है हम कहते हैं यार हमने इस पंगे में कोई नहीं पड़ना,
अगर तुमने मेरे लिए ये काम ऐसे नहीं किया तो हम मुआहदे की शिक लिख देते हैं कि तुम मुझे इस काम के ना होने से जो मेरा नुकसान है उसको आज ही तयन कर लो, तुम मुझे 10 लाख रुपया भाई पे करोगे। अब ये 10 लाख रुपया तुमने और मैंने वक्त से पहले, डिफॉल्ट से पहले पहले ही तय कर दिया हुआ है। अगर तुमने मेरा ये काम वक्त मुकर्रा पे नहीं किया तो उससे मुझे फाइनेंशियल लॉस भी होगा, मेंटल फटीक भी होगी, खेचड़ भी करनी पड़ेगी। हम इसकी अमाउंट का तयन आज ही कर लेते हैं 10 लाख रुपया, और अगर तुमने मुझे काम वक्त पे कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया अपनी डैमेजेस के मुताबिक अपना लॉस तुमसे मैं लेके चलूंगा। तुम मुझसे ये हक नहीं रखते ये पूछने का कि भाईजान दिखाएं 10 लाख का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा नुकसान पहले से डिसाइड हो जाए तो उसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, और ये क्लॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट अ पर्टिकुलर सम इज टू बी ब्रेच्ड ऑन to be paid on breach of contract and that sum is not genuine pre-estimate of loss that will be suffered in the event of breach, or that sum is disappropriate to the actual loss likely to result due to the breach, the court can decrease but not increase the penalty stipulation। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर दो पार्टीज के माबैन ये लिक्विडेटेड डैमेजेस तय हो जाते हैं और लिक्विडेटेड डैमेजेस तय होने के बाद वो वाकई ब्रीच हो जाता है, तो दूसरी पार्टी के पास इस बात का हक कानून ने जरूर दिया हुआ है, ऐसा ना हो कि ये जो अमाउंट है ये अनरीजनेबल हो जाए। तो आप कोर्ट में, हालांकि आपने यहां पर पहले एग्री किया हुआ है, लेकिन कोर्ट ने चूंकि यहां पर कानून ने शिक दे दी तो उसको उसको हम डिनायल नहीं कर सकते, तो कोर्ट उसकी रीजनेबलनेस को एक दफा से अश्योर कर सकती है। और अगर कोर्ट ये समझे कि नहीं ये बिल है और कोर्ट में चैलेंज हो गए, कोर्ट इसको कम तो कर सकती है लेकिन लॉस की फॉर्म में, अगर इससे ज्यादा का लॉस है तो इससे आगे इसको बढ़ा नहीं सकती। क्लॉज इज द डिस्क्रिशन ऑफ क्लॉज, ठीक है। यहां पर लिक्विडिटी डैमेजेस जो है वो इन्फोर्सेबल है, लेकिन जो पेनल्टी की क्लॉज है वो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के ऊपर है। मैं फिर दोनों बातों का फर्क देख लीजिएगा। जहां पर आपने अपनी उस टर्म को आइडेंटिफाई कर दिया, स्पेसिफिक टर्म्स को बता दिया, और वो जो स्पेसिफिक टर्म थी उसके मुताबिक हम केस को देख के चलते हैं, शायद वहां से बात ज्यादा क्लियर हो जाए। दाऊद सोल्ड द टायर टू नवीद हु कॉन्ट्रैक्टेड नॉट टू रीसेल और ऑफर देम फॉर सेल एट अ प्राइस बिलो दाऊद लिस्ट प्राइस। नवीद एग्रीड टू पे द सम ऑफ 500 बाय वे ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर एवरी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। लेटर नवीद ने वो जो चीज जो टायर से सस्ते बेच दिए उसने क्लेम फाइल किया। चूंकि द सम फिक्स्ड बाय द पार्टीज वाज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट, तो डैमेजेस, तो इसका मतलब ये पेनल्टी नहीं है। क्या बात कह रहा है, जहां पर जेन्युइन एस्टिमेट ऑफ द डैमेजेस होके चलेंगे वो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर वो अमाउंट जो है वो आपकी पेनल्टी क्लॉज की फॉर्म में है और उसको डैमेजेस से कोरिलेट नहीं किया गया है, वो भी क्लॉज इन्फोर्सेबल, लेकिन उसकी इन्फोर्सबिलिटी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है। कोर्ट उस पेनल्टी क्लॉज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। सो लिक्विडिटी डैमेजेस जो होते हैं वो दर हकीकत आपकी जेन्युइन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पेनल्टी के अंदर हमारा जो प्री एस्टिमेट होता है वहां पर हो सकता है कि वो प्री एस्टिमेट एक्चुअल लॉस के तरीके के मुताबिक ना हो या डिसप्रपोर्शनेट हो। तरह की ब्रीच पे हम जब वो उसको पेनल्टी क्लॉज कह देंगे, पेनल्टी क्लॉज और एट द सेम टाइम लिक्विडिटी डैमेजेस क्लॉज दोनों इन्फोर्सेबल हैं। लेकिन जहां पर लिक्विडिटी डैमेजेस जो हैं वो आपने क्लेम किए और उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो लॉस से डिसप्रोपोर्शनेट हैं, तो फिर कोर्ट को इन्फोर्सेबल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पेनल्टी है और पेनल्टी क्लॉज के अंदर लॉसेस का तयन नहीं किया जा रहा विद योर पेनल्टी अमाउंट, तो फिर दूसरा शख्स उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। कोर्ट को फिर उसकी रीजनेबलनेस को इंश्योर करके चलना है, और अगर कोर्ट उसमें को चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन कोर्ट उसको अगर 5 लाख ना दिया। अब कहता है जनाब आजम ने पेमेंट नहीं की, बाबर कैन रिकवर डैमेजेस नॉट एक्सीडिंग 20,000। यहां पर वो 20,000 से ज्यादा के डैमेजेस जो है वो नहीं ले सकता, इसकी अमाउंट यहीं तक ही रहेगी, 20,000 से कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। आजम ने बाबर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको 2 मिलियन पे करेगा, अगर बाबर ने 1 मिलियन उसको गिवन डेट पे ना दिया, द डबल अमाउंट इज डिसप्रपोर्शनेट टू द लॉस। देखें जहां पर भी मैं इसलिए बात करके चलता हूं कि यहां पर लॉग इस पॉइंट को बड़ा क्लियर कर ले
क्लॉज फॉर द लिक्विडिटी डैमेजेस और क्लॉज फॉर द पेनल्टी डैमेजेस सेम होती है, लेकिन अगर तो वो प्रोपोर्शनेट टू द लॉस हो तो वो लिक्विडिटी डैमेजेस बन जाते हैं, वो पैसे मिल जाते हैं। और अगर वो प्रोपोर्शनेट ना हो रही हो, जिस तरह यहां पर देना तुमने 1 मिलियन था, तुमने कहा अगर तुमने ना दिया तो मैं तुमसे 1 नहीं 2 मिलियन लूंगा। अब यहां पर तो कोई प्रोपोर्शनेट नहीं बन रही, तो यहां पर ये पेनल्टी क्लॉज कहलाएगी और यहां पर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और कोर्ट बताएगी कि हाँ वाकई ही 1 मिलियन के बजाय इसको 2 मिलियन देना चाहिए। अगर वो साबित कर देता है कि सर अगर इसने मुझे 1 मिलियन दिया होता तो ये मेरी बिजनेस की अर्निंग थी, ये मेरे बाकी काम थे और मैं बड़े आराम से इसको 2 मिलियन या 3 मिलियन कर लेता, तो फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आजम अंडरटेक टू पे बाबर अ लोन ऑफ ₹1 मिलियन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और उसने कहा अगर मैं आपको नहीं पे कर सकूंगा तो फिर पूरी की पूरी कीमत में आपको पूरे के पूरे पैसे मुझे इकट्ठे देने पड़ेंगे। दिस स्टिपुलेशन इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको 1 मिलियन दिया हुआ है, आपने मेरी अगर केस कभी भी डिफॉल्ट की तो मैं आपसे पूरे पैसे मांग लूंगा, तो यहाँ पर कौन सी कोई डिसप्रपोर्शनेट है, यहाँ पे तो बिल्कुल जेन्युइन बात है। आजम ने 1 मिलियन लिया और उसने उसको बॉन्ड दे दिया 2 मिलियन का, पेएबल बाय 5 ईयर और 4 लाख रुपए हर 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 कंडीशन में देके चलेगा। अब यहां पर आप देखें 1 मिलियन के अगेंस्ट 2 मिलियन मांगा जा रहा है, फिर कहानी वही आ गई इन दोनों चीजों का। 1 मिलियन के अगेंस्ट 1 मिलियन मांग रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1 मिलियन के अगेंस्ट 2 मिलियन मांगा जा रहा है, प्रोपोर्शनेट ऑफ द लॉस समझ नहीं आ रहा, तो फिर ये स्टिपुलेशन क्या बन जाती है, साथ ही पेनल्टी बन जाती है और हमें कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हम अपने बहुत सारे सौदों के अंदर और बहुत सारी डिस्कशन के अंदर और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर इंटरेस्ट का जिक्र करके चलते हैं। तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या बात है, कहते हैं जनाब दो पार्टीज जो हैं वो किसी भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के ऊपर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एग्री हो सकती हैं जब उनका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। जाहद ने गुड्स डिलीवर की यासर को, यासर ने कहा कि उसकी पेमेंट 30 दिनों में कर देगा, वो पेमेंट नहीं कर सका। उन दोनों ने आपस में बाहमी तरीके पर यह बात तय कर ली कि जितनी भी देर तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा मैं तुम्हें 10% का उसके ऊपर मार्कअप दूंगा। ये बिल्कुल जेन्युइन है और ये इन्फोर्सेबल है। आजम ने बाबर को बॉन्ड दिया 1 मिलियन का और उस बॉन्ड को देते वक्त 12% का इंटरेस्ट जो था उन्होंने आपस में तय किया, जो मार्केट के रेट के मुताबिक कोई अनअप्रोप्रिएट नहीं था। अब कहता क्या हुआ, डिफॉल्ट अगर हो जाएगा तो फिर कहता वो रेट ऑफ 75% पे करेगा। आप देखें मार्कअप का रेट है 12% और आपने कहा अगर तूने मुझे वक्त पे मार्कअप ना दिया तो फिर रेट हो जाएगा 75%। जहां पर रेट 75 हुआ वहां पर ही कानून ने समझना है कि यहां पर डिसप्रपोर्शनेट है, साथ ही वो चीज क्या बन जाएगी, पेनल्टी बन जाएगी और पेनल्टी बनने के ऊपर वो उसको चैलेंज कर देगा, इलॉजिकल के ऊपर उसको वो चैलेंज कर देगा और फिर कोर्ट इसको रैशनलाइज करके जो इंडोर्स करेगी वो हमें लेके चलना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास फोर फीचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी क्लॉज करती है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था और फिर आप उस काम को नहीं कर पाते तो क्या आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको जब्त कर दिया जाए। कहता है यहां पर कोर्ट जो है मे अवॉर्ड रिजनेबल कंपनसेशन ओनली बट इन केस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द गवर्नमेंट, इन केस ब्रीच ऑफ द गवर्नमेंट दे कैन फॉरफिट द होल। अगर तो हम प्राइवेट की बात करके चले तो कोर्ट के पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट आपका सारे का सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट मार सकती है। अनवर ने 1 मिलियन सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था सलीम को, वो उसको मशीनरी नहीं बेच चुका, सलीम ने उसका जो डिपॉजिट था फॉरफिट कर लिया। यहां पर हमें कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट बताएगी कि क्या कंपनसेशन ये है, ये जेन्युइन कंपनसेशन है कि नहीं। आसान लफ्जों में अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी प्राइवेट शख्स को दिया है और आप उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लेते हैं, उसके पास इस बात का हक है कि वो कोर्ट के पास जाए और कोर्ट से जाकर अपने लिए जो रीजनेबल रिलीफ है ले ले, बाकी उसको हर्जाना देना पड़ेगा, अपना डिफॉल्ट की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जनाब आपका सारे का सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने का हक लेती है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जनाब ये थी डैमेजेस की कुछ टाइप्स। अब हम डैमेजेस के मुतालिक कुछ आखिरी अपनी बातें जो है उसके डिस्कशन तक आ चुके हुए हैं और यहां तक हमारे आगे केस क्लोज आ जाने हैं और फिर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद मैं फिर क्वेश्चंस भी आपसे लेता हूं, भी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। जनाब हमारे डैमेजेस के रूल्स क्या हैं, तो याद रखिएगा डैमेजेस का मतलब जो है बेसिकली दर हकीकत इसका ऑब्जेक्ट होता है किसी पार्टी को पनिश करना नहीं होता। ता वक्त है कि हम मानते हैं कि विंडिकेटिव डैमेजेस या आपके नॉमिनल डैमेजेस जो है वो अगले बंदे को पनिश करने के लिए, लेकिन दर हकीकत
डैमेजेस का मेन ऑब्जेक्टिव किसी को सजा देना नहीं होता, पर्पस ये होता है कि इंजर्ड पार्टी को उसी पोजीशन में ले आया जाए जहां पर उसका कभी नुकसान नहीं हुआ था, वो अपना एक्चुअल लॉस जो है उसको रिकवर कर ले। और द फैक्ट के डैमेजेस जो है वो डिफिकल्ट टू एक्सेस है, इसका मतलब ये नहीं कि इंजर्ड पार्टी जो है जो उसको हम कुछ नहीं अदा करेंगे। जहां पर रियल लॉसेस ना हो वहां पर नॉमिनल डैमेजेस मांगे जाते हैं, और अगर पार्टीज आपस में डैमेजेस को फिक्स कर ले तो फिर कोर्ट के पास सिर्फ ये तय करने के लिए जाना पड़ेगा कि क्या डैमेजेस रीजनेबल है कि नहीं है, और अगर वो रीजनेबल हो गए तो कोर्ट इसको मूव कर लेगी। इंजर्ड पार्टी के ऊपर भी फर्ज है कि वो अपने लॉस को जो कि डिफॉल्ट की वजह से हो रहा है उसको मिनिमम रखे। यहां पर एग्जांपल देता हूं, आपने सीमेंट मंगवाया था, सीमेंट की बोरियां मैंने ला के बाहर रख दी थी, आपका बंदा आज आया नहीं, उसने काम नहीं किया, बारिश शुरू हो गई है और मैं खामोशी से बैठा हुआ हूं कि ठीक है बारिश हो गई है, मुझे क्या, मैं तो उसे कहूंगा मुझे सीमेंट की बोरियों के पैसे भी दे, मेरा नुकसान भी करे। कोर्ट कहती है ऐसे नहीं है, उल्लू के पट्टे इंसान, उठो और उठ के वो सीमेंट की बोरियां अंदर कर लो। ये नहीं है कि अगर तुम्हारा एक शख्स डिफॉल्ट कर रहा है और तुम अपनी मदद से उस डिफॉल्ट को कम कर सकते हो तो तुम उसे कम ना करो। तुम्हारे पास पूरा राइट है कि तुम अपने डिफॉल्ट को कम करने के लिए, उसके लॉस को, अपने लॉस को कम करने के लिए जरूर अपनी मेहनत करके चलो। तो इस तरह हमारे पास केसेस बहुत सारे आ जाते हैं कि किसी भी पार्टी को इस बात का क्लेम करने का राइट नहीं है कि उसको अन्यथा लॉस होता रहे और वो रोके ना। अगर वो उसको रोक सकता था अपनी किसी हेल्प की वजह से तो उसको लॉस को मिनिमाइज करना चाहिए। हाँ, जो लॉस हो गया उसको रिकवर करने का हक जरूर रखता है। ऐसे ही कहता है बाज दफा हम लॉस के चक्कर में वो शेख चिल्ली बन जाते हैं, इसे कहते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। एग्जांपल देता हूं इसकी। कहता जी, मैं वो टैक्सी वाली एग्जांपल दी कि मैं गाड़ी पे बैठ के मैंने उसे कहा मुझे एयरपोर्ट ले जाना, उसने कहा जी मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूं, मैंने उसे बताया कि 9 बजे की फ्लाइट है, वो ड्राइवर नहीं आया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। अब मुझे 15,000 वाली फ्लाइट के बजाय 30,000 वाली फ्लाइट जो थी 4 घंटे बाद बुक करवानी पड़ी। तो भाईजान वो मुझे अब मेरा 15,000 से के बजाय 30,000 का जो मुझे खर्चा हो रहा है एडिशनल, वो मुझे पैसे वो टैक्सी वाला या उस कंपनी से मैं रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ये स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो क्लेम करते हैं, अगर मैं कराची पहुंच जाता, कराची पहुंच के तो मैं मिलता मियां मनशा को, मियां मनशा मुझे कहता तू मेरा बेटा है, वो मुझे 5 करोड़ रुपया इनाम दे देता। तो भाईजान तुम मुझे सिर्फ कराची की टिकट का 15,000 का एडिशनल ना दो, बल्कि जो मियां मनशा अंकल ने मुझे 5 करोड़ का इनाम देना था, मुझे वो इनाम भी तुम दो। तो ये रिमोटनेस है, शेख चिल्ली वाली स्टोरी है। अंडे होंगे, बच्चे निकलेंगे, कुकड़ियां आएंगी, उनके फर्दर बच्चे निकलेंगे, पैसे इकट्ठे करूंगा, उससे मैं भैंस लूंगा, फिर मेरा फार्म बनेगा, फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर मैं 4 शादियां करूंगा, फिर मेरे 16 बच्चे होंगे। ये कहानी जो है भाईजान ये शेख चिल्ली वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपके हमने भाईजान 3 अंडे तोड़े थे, वो 3 अंडे के पैसे हमसे ले ले, यहां तक तो डैमेजेस आपको दे सकते हैं। अब आप ये कहे कि नहीं जनाब 16 बच्चे भी लेकर आओ और साथ मुझे 10 घर भी बना के दो, ये शेख चिल्ली वाली स्टोरी कानून नहीं मानता। हाँ जनाब, इतना कुछ पढ़ाने के बाद मैं ये समझता हूं कि जो आपके पास ये तो रिमोटनेस वाली डेफिनेशन है, और बाकी जितनी छोटी छोटी ये 3-4 एग्जांपल्स हैं ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। सिंपल ये आपके वही दोबारा थ्योरी का चैप्टर दोबारा रिपीट हो रहा है, बाकी तकरीबन सारी बात हम डिस्कस कर चुके हुए हैं सर। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टू रिसाइन, कंपनसेशन कैसे डिसाइड होकर चलनी है, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी थ्योरी का ही क्वेश्चन लग रहा है। तो ये 66, 67 और 68 ये आप पे छोड़ के जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव के समेत। यहां तक हमारा ये चैप्टर जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और हमारा जो चैप्टर था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये यहाँ पे खत्म होता है। हाउस इज ओपन, इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क, आई एम देयर टू आंसर यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर, यू कैन मूव। शावेज अली। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जो आपने फ्लाइट वाली एग्जांपल दी थी, मैंने उसमें से क्वेश्चन पूछना था कि अगर किसी की फ्लाइट मिस होती है और वो अगली टिकट एक्सपेंसिव भी है और चीप भी है, वो एक्सपेंसिव ले लेता है हालांकि चीप भी अवेलेबल थी, तो जिसके खिलाफ क्लेम करना वो कहेगा कि हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर वो सिर्फ उसको ये देखना पड़ेगा कि उसने टिकट रीजनेबल ली है कि नहीं ली है। अगर उसने पहले नॉर्मल क्लास की टिकट थी, अब उसने बिजनेस क्लास की ले ली है, तो चीता तो ना बने, उसको नॉर्मल क्लास के पैसे मिलेंगे, एडिशनल नहीं मिलेंगे। ठीक है मैसम बशीर। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर वो ये प्रूव कर देता है कि अगर मेरी फ्लाइट मिस हो जाती है तो मेरी
उधर जाके कराची जाके ऐसी मीटिंग थी जिससे मुझे ₹1,00,000 का लॉस हो गया, तो वो प्रूफ कर दिया अगर नहीं कोर्ट में तो वो क्लेम कर नहीं सकता हो है। सकती, क्योंकि देखो बात यह है कि मैं तो पहली बात ये कही कि रिमोटनेस एक लेवल तक यार, एक स्टेप तक। ये नहीं है कि मैं तो पहले इतनी लंबी कहानी बताई, वो शेख शीर वाली कहानी नहीं बनानी। तुम कराची जाते, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता, उस कॉन्ट्रैक्ट से ये नफा होता, फिर मैं ये करता, इतनी लंबी स्टोरी नहीं करनी, ठीक है ना। सिर्फ आपकी फ्लाइट की हद तक चूंकि आपने बता दिया था तो फिर ही ठीक थी, अदरवाइज इससे आगे नहीं लेके जाना। नो मोर रिमोटनेस। हाफिज हामिद। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी वो एमसीक्यूज आपने कहा था लॉ की क्लास में, थोड़ा सा टाइम है, आप थोड़ा सा अगर वो ना वो एक्सप्लेन कर दें उस चीज को, वो क्या कंसेप्ट को सर। क्या सर जी वो आपको व्हाट्सअप किया था मैंने। कीड़ा सर जी वो था कि ट्रेड कॉम्बिनेशन वाला, पूछो, एन बात करो एग्रीमेंट ना बिटवीन बेटा। डिफरेंट हाँ फर्म्स इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू। सर वो ना वहां पे मोनोपोली क्रिएट नहीं हो रही थी, तो हाँ उन्होंने एग्जांपल में लिखा कि यहाँ पे मोनोपोली है, तो आपने कहा था अगर अंडर सेल हो तो मोनोपोली क्रिएट नहीं होती। सर वो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, यार, सर मुझे को मुझे समझ नहीं आई थी। मुझे सवाल ऐसे याद नहीं है बेटा, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। मुझे ना रोज के कोई जी चैप्टर नंबर 20,000 सवाल आते हैं। सवाल पढ़ो ना बेटा, पढ़ो तो सही है वहां पे। अब तो मुझे आप क्वेश्चन तो पूछो। यहाँ पे ना एमसीक्यू है, इन बोलो। एंटिसिपेशन ऑफ ह्यूज सेल ऑफ स्वीट्स इन ड्यूरिंग एंटिसिपेशन ऑफ, फेस्टिवल, आपकी आवाज सूसू बहुत हो रही है। इन एंटिसिपेशन ऑफ। huge sale of sweets during Eid festival, all sweets maker of Islamabad make an agreement that they will not sell सेल, हाँ sweets below 1000 per kg. ठीक है। State the legal position of this agreement. हम्म, सर यहाँ पे वो कह रहा है कि ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, इसका सी हाँ ऑप्शन, दिस बिल्कुल ठीक कर एग्रीमेंट रहा है। टेंड टू क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट दस इट इज हाँ वॉइड। सर यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये पढ़ा था ट्रेड कॉम्बिनेशन का, बेटा, ट्रेड एन कम्बिनेशन एग्रीमेंट तो बिटवीन। ट्रेड ट्रेड कम्बिनेशन जो यहां पर वो कह रहा है कि देखो ना तो उसका प्राइस से ताल्लुक है, वो मोनोपोलिस्टिक लेवल के ऊपर सबको कर रहे हैं कि हमने 1,000 रुपए से नीचे नहीं बेचना। ठीक हो गया ना, तो वो सप्लाई डिमांड की बात कर रहा है ना वो किसी और चीज की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने 1,000 रुपए के ऊपर सब लोगों को कह दिया है 1,000 के ऊपर बेचे। दिस इज वॉट ही इज बीइंग सेइंग, और ये मोनोपोली है। अब आपको ये चीज किससे कंफ्यूज करी, मुझे वो बताओ। सर जी मैं पूछना ये चाह रहा था कि उसमें लिखा था कि अगर हम एक प्राइस का लेवल सेट कर लेते हैं कि इससे नीचे नहीं चीज बेचनी, हम्म तो वो मोनोपोली नहीं कहलाएगी। तो सर इसमें भी ऐसा नहीं कर रहा कि 1000 से नीचे नहीं बेचनी। देखो, जहां पर हम ट्रेड कम्बिनेशन की बात करके चलते हैं ना, ट्रेड कम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम वहां पर अपनी जो प्राइस की जो सेटलमेंट है या प्राइस की फिक्सिंग जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे नहीं करते। वहां पर हम सप्लाई और डिमांड की फिक्सिंग करके चलते हैं, ठीक है। और जी प्राइस की भी फिक्सिंग होती है। मैं इसके ऊपर मतलब कि अगर हम सीमेंट कार्टेल की बात करके चलें, लेकिन उसमें उन्होंने कैटेगरीज मूव की होती हैं। वो ट्रेड और सेल के मुताबिक लेके चलते हैं, और वो अपनी कंपनीज को कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए ऐसा ना हो कि अननेसेसरी कंपटीशन जो है वो कंपनीज को लॉस के अंदर डाल दे, ठीक है। उनका पर्पस या उनकी जो रीजनिंग होती है वो होती है टू प्रोटेक्ट दी अंडर इनवाइसिंग एंड टू प्रोटेक्ट द सेल बिलो कॉस्ट, ठीक है। जब जी आपकी बिल्कुल। ये इंटेंशन होके चल रही है और आप अपनी सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो वहां पर हम इसको ट्रेड कम्बिनेशन के एम्बिट में हलाल कहते हैं। और जब आप कहते हैं कि अच्छा अब चूंकि सिर्फ कॉलेज मेरा अकेले का रह गया है या टीचर मैं ही अकेला हूं, बाकी 30 ले रहे हैं, बस बाकी मारो गोली, मैं तो 80 लेके चलूंगा, बच्चा ब्लैकमेल हो सकता है, तो फिर ये क्या बन जाएगी आपकी ब्लैकमेलिंग, जो कि मोनोपोली जी आपकी सर। लेवल पे आ जाएगी, और मोनोपोली की इजाजत नहीं है। इस लैंग्वेज की अगर तुम चीज देखो तो तुम्हें इस बात को समझना ये है कि जो ट्रेड कम्बिनेशन होता है उसका प्री रेक्विजिट या उसका प्रीलिमिनरी वर्डिंग के अंदर कभी भी कोई नेगेटिविटी की ट्यून नहीं आती। जब मैं ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूं तो तुम ऑब्जेक्टिव की जरा सेंस देखो क्या है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपने देखा कि मिठाई की डिमांड बहुत बढ़ गई है, आपने देखा कि ईद का दिन है, आपने देखा कि लोगों को तो जरूरत है, लोग मिठाई लेने पर मजबूर हैं, तो फिर आपने क्या हुआ? हम ओके, मैं इस पे पढ़ाऊंगा। तो फिर आप तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ इनकी छिल उतारते हैं और हम 1,000 रुपया किलो मिठाई कर देते हैं।
यहां पर तो कोई शक नहीं है कि ये मोनोपोली हो रही है। ठीक होगी बात? अच्छा, लेट मी पुट इट लाइक दिस, हम इसको यूं भी इस बात पे कर सकते थे कि अगर हम अपनी सेंस को चेंज करते वक्त मैं प्राइस सेट करने जा रहा हूं, हमने ये जी। कहा कि जनाब चूंकि इस वक्त स्कूल्स की जो फीस है वो बच्चे अदा नहीं कर रहे कोरोना के सिलसिले में, तो तमाम स्कूल्स ने आपस में इस बात के ऊपर मुतफक्का फैसला किया कि जब तक कोई भी दूसरा स्कूल बच्चा एडमिट नहीं करेगा, जब तक कि पिछले स्कूल से फीस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यहां पर तुम्हें लग रहा है कि मोनोपोली हो रही है? बेशक यहाँ नहीं पे हो तो रहा। बात समझ आ रही है? सो सर मोनोपोली ऐसा के कह लिए सकते हैं कि जहाँ पे, ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी नजर आ रही हो वो मोनोपोली नहीं, मोनोपोली मैंने नहीं आपको है। जहाँ पे नेगेटिविटी आ रहा है वहां पे शुक्र मोनोपोली है। शुक्र है कि तुम्हें ये बात समझ आ गई। यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जी जी हम सर, जिस बिल्कुल वक्त समझ जिस गया। वक्त हम ये बात करके चलते हैं तो आपने जुमले की सेंस में उस सिनेरियो और उस केस की ये मैटर ऑफ फैक्ट है, इसलिए ये अदालत ने फैसला करके चलना है कि मोनोपोली जी है कि नहीं। कुछ ये जो मैटर ऑफ लॉ होता है ना, कत्ल कर देना फला कर, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। साबित करना पड़ेगा कि मेरी सेंस नेगेटिव नहीं थी, साबित जी करना पड़ेगा कि मैंने अपनी कॉस्ट से ऊपर चीज नहीं मांगी। अब अभी अभी मैं एग्जांपल देता हूं, अभी 3-4 दिन पहले ये जितने भी आपके टिम्बर के और ये चिप बोर्ड के लोगों की आपस में मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि जनाब चूंकि लकड़ी महंगी हो गई है, तमाम चीजें महंगी हो गई है, तो हम सब मिलके अपनी कीमत 50 रुपए बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि ऐसा ना हो कि हम में से कोई एक आधा बढ़ा दे और बाकी ना बढ़ाएं और उससे मार्केट में एक अनरेस्ट पैदा हो। भाईजान ये कोई मोनोपोली नहीं है, ये ट्रेड कॉम्बिनेशन ने काम किया, उनकी कॉस्टें बढ़ गई हैं, तो बजाय एक 50 बढ़ा दे, एक 200 बढ़ा दे, उन्होंने एक आपस में मीटिंग करके एक मुतफक्का फैसला करके 50 रुपया सबने बढ़ा दी कीमत, और सबने कहा कि हम इसको अवॉइड करेंगे। अब मैं यहां पर कीमत बढ़ा रहा हूं ना, लेकिन क्या ये मोनोपोली है? ये मोनोपोली नहीं ओ है, सर। ये जी मोनोपोली सर। नहीं है। मेरे पास एक प्रोडक्ट आई है और मुझे पता चल गया कि वो प्रोडक्ट मेरे और क्यूम के पास पड़ी है, मार्केट में किसी के पास नहीं पड़ी हुई। मैंने क्यूम से कहा क्यूम तू भी रोक ला, मैं भी रोक लेना, इन्होंने चुक के बेची और 5-5 हजार दे होते। ये क्या है? ये ये मोनोपोली है। मोनोपोली है सर। तो भाई जैसे ये अभी कोरोना आया था तो इन्होंने मासिक दाम से रेट बढ़ा दिए हाँ थे, जी, वो तो इन्होंने मोनोपोली कहा थी, था जी ये वो मोनोपोली मोनोपोली थी। थी, वो बगैरती थी। ठीक हो गया ना? जी तो अब तुम्हें समझ आइए बात। जी, थैंक यू सर। अरसलान अनवर, नो प्रॉब्लम बेटा, अरसलान अनवर, अरसलान अनवर। सर आपने बताया था कि मतलब जो बात लिखी हुई है सेक्शन के बगैर लिखी हुई है उसको हम खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सर जी यहाँ पर मतलब यहाँ पे तो तकरीबन सर सभी मतलब हेडिंग के साथ सेक्शन लिखा होता है, तो फिर इस बारे में थोड़ा सा नहीं, गाइड कर। ये हेडिंग के साथ सेक्शन लिखने का पर्पस ये नहीं होता कि ये सेक्शन सेम रिप्रोड्यूस हो रहा है। जहां पर आपको सेक्शन जिस तरह ये 73 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डिनरी डैमेजेस, विंडिसिटिव डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ये सब चीजें उसने कहां से ली हैं? सेक्शन 73 से ली हैं। लेकिन ये सेक्शन कोट नहीं कर रहा लफ्ज वाला। लेकिन आप ऑर्डिनरी डैमेजेस को अगर डिफाइन करोगे तो बेटा इसी की वर्डिंग में डिफाइन करोगे ना, इज एम आर चेंज कर लेना। मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारे लफ्ज ब लफ्ज याद करने वाली बात है ना, वो खत्म हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हद तक। उसके बाद आगे आपकी जहां पर डिस्चार्ज है, ये जो बाकी तमाम चीजें हैं, वहां पर अब लफ्ज लफ्ज वाली बातें तकरीबन खत्म हो गई हुई हैं। अब आप अंग्रेजी लिखें, किताब की अंग्रेजी लिखें, वहां पर बिल्कुल उसको अपनी उर्दू में ना लिखना शुरू कर दें। लेकिन यह है कि अब हरफ पा हरफ में अगर कोई इज एम आर जमा मनफी भी हो जाएगा तो कोई मौत नहीं आ चली। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके जनाब, यहां पर हम आज आज अर्ली छुट्टी कर लेते हैं। हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। कयूम साहब को हमारी रिक्वेस्ट है कि अगला हमारा चैप्टर पार्टनरशिप होगा। अब हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करके चलेंगे। हरल साहब हौसला कर लो, चलो अब आपने हाथ खड़ा कर लिया। जब मैंने क्लास खत्म कर दी तो हरल साहब को याद आ गया। जनाब सर ये नेट का मसला बन गया था कि ऑर्डिनरी डैमेज का आपने क्या बताया था? यार ये तुम लोगों से मैं बड़ा तंग हूं। ये कयूम साहब से पूछना है आपने, और डैमेज मैंने क्या बताया था, पता नहीं तुम कहां से पूछ रहे हो। ऑर्डिनरी डैमेजेस की पूरी स्टोरी बेटा पूरे घंटे की स्टोरी है ये। सवाल पूछो। ऑर्डिनरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली तौर पे क्रिएट हो जाते हैं, उसे ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं। सवाल पूछो। अगर नेट में आपने लेक्चर ही मिस कर दिया है तो फिर कयूम साहब से राब्ता करें, कॉलेज आके वो वाला अपना पोर्शन आके सुन लें यहां पर। ठीक है? ठीक हो गया सर। ओके बेटा। जनाब तो मैं, चलो जी, हाँ जी,
अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो मैं क्वेश्चन नहीं था, बस ये पूछना था कि क्लासेस 26 से स्टार्ट होंगी, 26 दिसंबर से? नॉट माय कंसर्न, अहमद साहब बताएंगे, मैनेजमेंट बताएगी, आप सबको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी मेरा एरिया नहीं है ये, लेक्चर में हम इस बात के ऊपर क्या कमेंट करें बेटा। एनीहाउ जो मैं बात कर रहा हूँ प्लीज उसके ऊपर लूंगा, रेज हैंड मत कीजिएगा, आई एम नॉट टेकिंग एनी फर्दर क्वेश्चंस। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब आप लोगों ने यहाँ तक चैप्टर अपना कंप्लीट करना है। क्यूम साहब इनका टेस्ट जो है वो प्लान कर लें, मर्केंटाइल लॉ का भी और सी लॉ का भी। सी लॉ की डेट दे दी हुई है मेरा ख्याल है, इसकी भी डेट दे दी हुई है। इन दोनों चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सी लॉ और एम लॉ का टेस्ट प्लान कर दें। और अगला चैप्टर जो हमारा है वो हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करके चलेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक सेपरेट आर्टिकल है। हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, और पार्टनरशिप और नेगोशिएबल करने के बाद दोबारा हम आएंगे आखिरी 2 चैप्टर्स के लिए, जो कि हमारे पास एजेंसी के रह गए हैं और हमारे पास स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट के रह गए हैं, ठीक है जी। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो जो आखिरी 2 चैप्टर मैं छोड़ के जा रहा हूं अभी वो अहम नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि हम सारे का सारा टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ना लगाते रहें, और आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ हमने चूंकि उसकी फॉर्मेशन और उसकी डिस्चार्ज को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, तो अब हम थोड़ा सा अपना फ्लेवर चेंज करें और दूसरा कोई इनेक्टमेंट पढ़ें ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल और डेवलप हो। और फिर दोबारा जब हम वापस आएंगे तो ये जो आर्टिकल हमने जो स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्ट के पढ़ने हैं इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो जनाब यहां तक का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसके क्यूम साहब अपना चैप्टर का टेस्ट मूव कर ले, और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1 टिल दिस चैप्टर इनका जब क्लासेस ओपन होती हैं तो इस सेक्शन का एक ग्रैंड टेस्ट जो है 1.5 घंटे का वो भी प्लान कर दें इनको, ठीक है जी। ये हमारा अभी तक का प्लान है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।